पहला सीन। डायबॉलिक नामी शातिर चोर को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में एक बड़ी बिल्डिंग में घुसने की तैयारी कर रहा है, और ये बिल्डिंग है अर्बन ज्वेलर कंपनी की, जिसमें मौजूद है इस मुल्क का सबसे कीमती ताज। डायबॉलिक का काम काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि गार्ड के सिवा सब गार्ड तो ताश खेलने में बिजी थे। इस बिल्डिंग में एंट्री के साथ ही डायबॉलिक ने उस गार्ड का काम तमाम कर दिया और ताज वाले कमरे में पहुंच गया। कमरे में एंटर होते ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा तो बाकी के गार्ड्स अलार्म सुनते ही उस कमरे तक पहुंच गए जहां कमरे को अंदर से डायबॉलिक ने लॉक कर दिया था। गार्ड्स ने दरवाज़ा बम से उड़ाने का काम शुरू किया, मगर बॉस गार्ड्स लेट हो गए थे। डायबॉलिक वो ताज उड़ाकर ले गया और फिर उसने चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। गाड़ी में एंटर होते ही ये दोनों वहाँ से गायब हो गए। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि उसी अर्बन कंपनी ने जिसका ताज चोरी हुआ था एक ज्वेलरी शो ऑर्गेनाइज किया ताकि अपने तमाम कीमती ज्वेलरी को दुनिया के सामने ला सके, और इस काम के लिए 4 सुपर मॉडल को हायर किया गया और वो कीमती ज्वेलरी को पहनकर डांस परफॉर्म शो कर रही थी। ये ज्वेलरी जिसने भी देखी उसको बहुत पसंद आई और सब ने ही उसको खरीदने का मन बनाया। इस ज्वेलरी शो के दौरान काफ़ी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। काफ़ी पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे कि दोबारा वो चोर इन्हें चुरा न ले। डांस परफॉर्मेंस के दौरान लाइट बंद हो गई तो एक गार्ड ने उन तमाम मॉडल्स को हिफाजत की वजह से एक सेफ कमरे में चलने को कहा ताकि ये ज्वेलरी अंधेरे में चोरी ना हो जाए। फिर ये ऑफिसर उन लड़कियों को एक ऐसे बंद कमरे में ले जाता है जो ट्रक का पिछला हिस्सा था। लड़कियों को ट्रक में डाला और ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अब आपको मैं बता दूं कि वो ऑफिसर असल में शातिर चोर डायबॉलिक था जो पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस आया था। उसके बाद अगले सीन में शातिर चोर ने वो तमाम ज्वेलरी लड़कियों से लेकर उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार कर चल दिया। इसके बाद चारों लड़कियां करीब के एक होटल गईं ताकि कोई मदद मिल सके। होटल में एंट्री के बाद एक लड़का उन लड़कियों को तंग करने लगा। अचानक उस लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस लड़के का बाजू मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। ये कोई आम लड़कियां नहीं थीं बल्कि अंडर कवर एजेंट थी। इन्हें डायबॉलिक को पकड़ने का काम दिया गया था। लड़कियों की लीडर एजेंट ब्रोव था। इसने होटल से फ़ोन किया ऑफिसर जेनको को और तमाम बात उसे बता दी। जेनको वो ऑफिसर है जो डायबॉलिक को पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। एजेंट ने जेनको को बताया कि हमारा प्लान काम कर गया है और डायबॉलिक हमारे झांसे में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबॉलिक इन गहनों को चुराने ज़रूर आएगा, इसलिए ज्वेलरी में जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया था ताकि वो इसके ठिकाने तक जा सके और सारा माल उस खुफिया अड्डे से जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इस बात से अनजान ये दोनों ईवा और डायबॉलिक अपने अड्डे पर पहुंचे जो एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आने के बाद सारा माल बाहर निकाला और अपनी जीत को एंजॉय करने लगे। इस चोरी के बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा माल था जिससे ये अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। ईवा ने कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने का प्लान बनाया तो डायबॉलिक से डिस्कस किया, लेकिन डायबॉलिक ने मना कर दिया और अपनी अगली चोरी का प्लान ईवा को बताने लगा। दूसरी तरफ जेनको अपनी टीम के साथ जीपीएस को फॉलो करते हुए डायबॉलिक को ढूंढने निकला, मगर जीपीएस ने तो उनको एक बड़े से पहाड़ के सामने ला खड़ा किया। जेनको काफ़ी हैरान था कि सिग्नल तो इस चट्टान के अंदर से आ रहा है, तो जेनको ने अपने साथियों को एक डायनामाइट लगाने को कहा इस चट्टान पर। ब्लास्ट के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई दी जो ईवा और डायबॉलिक के पास जाती थी। दूसरी तरफ ईवा और डायबॉलिक ने भी कैमरों पर यह सब देख लिया था और अपना चोरी का माल वहां छोड़कर दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। जेनको अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच गया, मगर वो दोनों चोर वहां नहीं थे। जेनको को वो खुफिया रास्ता दिखाया तो वो भी इसके पीछे चल पड़ा। अब भागते हुए ईवा का पांव पत्थरों के अंदर फंस गया और उसने डायबॉलिक से मदद करने को कहा, मगर जेनको को अपने करीब आता देखकर ईवा को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। इस धोखे से ईवा का दिल टूट गया और अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर ईवा काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि जेनको उसके करीब पहुंच गया था। तो ईवा ने खुद को बचाने के लिए चट्टान से नीचे छलांग लगा दी नदी के अंदर। एक बार फिर ये दोनों चोर जेनको के हाथ से निकल गए। इसके बाद इनके खुफिया अड्डे की तलाशी ली जहां पुलिस टीम को ढेर सारी बेशकीमती चीज़ें मिली, काफ़ी सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग्स और भी काफ़ी कुछ। तभी जेनको को शहर से बाहर पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला जो शायद ईवा और डायबॉलिक का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जेनको अपनी टीम के साथ उस अड्डे पर पहुंचा और इस बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से खुफिया दरवाज़ा खोल दिया जो सीधे बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में जाकर पता चला कि ये वही जगह थी जहां डायबॉलिक अलग अलग किस्म के मास्क बनाता था। जेनको ने अपनी टीम को किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से मना कर दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायबॉलिक अपने अगले मिशन से पहले यहाँ ज़रूर आएगा।
अगले सीन में हमने एल्टिया नामी एक लड़की को देखा जो जैनको की गर्लफ्रेंड थी, जहां बातों बातों में इसने अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। इस पर जैनको ने कहा कि डायबॉलिक को पकड़ने तक वो ये शादी नहीं कर सकते। एल्टिया भी जानती थी कि डायबॉलिक को पकड़ना जैनको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए वो मान गई कि मैं इंतज़ार करूंगी। इसके बाद जैनको को उसने अपनी पार्टी में इनवाइट किया जहां वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी, और वो चाहती थी कि जैनको इस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो इसके साथ उसके नेकलेस की भी हिफाजत कर सके। उस रात डायबॉलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा और वहां दीवार पर माइक लगाकर अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनने लगा। पुलिस वाले अब अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबॉलिक ने बेसमेंट का दरवाज़ा खोल दिया और ये देखते ही ऑफिसर रोलर ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, मगर डायबॉलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उन दोनों के दरमियान बुलेट प्रूफ कांच मौजूद था। गोलियों की आवाज़ सुनकर दूसरे ऑफिसर्स वहां की तरफ दौड़े, मगर वहां उन्होंने देखा कि ऑफिसर रोलर बेहोश है और डायबॉलिक अपनी मास्क वाली मशीन को चुरा कर भाग चुका है। अब जैनको को बात पता लगी तो अपने साथियों पर काफ़ी गुस्सा आया कि तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में डायबॉलिक बिल्डिंग के अंदर आया और तुम्हारी नाक के नीचे से वो मास्क वाली मशीन ले गया। अगले दिन जैनको के आला ऑफिसरों ने उसे अपने पास बुलाया कि वो आगे क्या करने वाला है डायबॉलिक को पकड़ने के लिए। इसी दौरान उस कमरे में एक कॉल आती है और वो कॉल थी ईवा की। ईवा उनको बोलती है कि मैं डायबॉलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, मगर इसके बदले में मुझे अपनी आज़ादी की गारंटी चाहिए और मेरे ऊपर तमाम केसेस आप लोग ख़त्म करेंगे और मेरे दूसरे मुल्क जाने का बंदोबस्त भी आप लोग करेंगे। और ईवा उनको आधे घंटे का टाइम देती है कि आप लोग सोच कर मुझे बता दें, मैं दोबारा कॉल करूंगी। जैनको के सीनियर ऑफिसर ने उसको कहा कि यह आइडिया अच्छा है, तुम इस पर काम शुरू कर दो, डायबॉलिक को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। जबकि जैनको इस बात पर अंदर से राजी नहीं था और वो डायबॉलिक के साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। जैनको ने अपने जूनियर ऑफिसर को कहा कि अगली बार ईवा जब मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूँगा और तुम लोग उस कॉल को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुँच कर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आधे घंटे बाद ईवा ने जैनको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और पुलिस की टीम ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस तक पहुँच गई। उन्होंने देखा कि ये किसी खुफिया अड्डे से तो बात नहीं कर रही है, तो एक पब्लिक बूथ से बात कर रही है। ईवा ने पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और वो उसी पब्लिक बूथ में ज़मीन के नीचे बनी सुरंग से बाहर निकल गई। पुलिस का प्लान दोबारा से फ्लॉप हो गया। अब दूसरी तरफ एलिना नामी लेडी डायबॉलिक के अड्डे से मिले जेवरों की जांच कर रही थी और उसको लगा इन गहनों से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। इस लेडी ने उसकी जानकारी फ़ौरन जैनको को दी और जैनको ने कहा कि हो सकता है कि वो ब्रेसलेट ईवा ने पहना हुआ हो, हम अब भी उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं जिसमें जीपीएस फिट किया गया था। जैनको का अंदाज़ा ठीक निकला। ब्रेसलेट का जीपीएस लोकेशन ट्रेस करके ऑफिसर रूलर जल्द से जल्द ईवा के पास पहुंच गया और अपनी गन ईवा पर तान दी। वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता था कि लास्ट टाइम डायबॉलिक ने उसे बेहोश करके मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, मगर इससे पहले कि वो ईवा को गिरफ्तार करता, ईवा उस पर हमला करके गाड़ी चुरा के भाग गई। अब जब जैनको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा और रोलर ने ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी उतार लिया था जिसमें जीपीएस फिट था। अब सज़ा के तौर पर रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया और एजेंट एलिना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी थी। दूसरी तरफ जैनको के आला ऑफिसर्स ऑर्डर न मानने पर उन्होंने जैनको को डांटा और आखिरी वार्निंग दी कि अगली बार ऑर्डर फॉलो ना करने पर हम केस से हटा दिए जाएंगे। अब जैनको के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो उसने ईवा को साथ मिलकर डायबॉलिक को पकड़ने का इरादा किया। इसने अखबार के ज़रिए ईवा को एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया। उसे पढ़कर ईवा उसे कॉल करती है और शाम में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। ईवा ने जैनको को बताया कि डायबॉलिक तुम्हारे पास जो माल है वो वापस चाहता है अपने, और हमें ये बात अंडरवर्ल्ड में फैलानी होगी कि पुलिस वो सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। डायबॉलिक को ये खबर लगेगी तो वो अपना माल वापस लेने ज़रूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी के ज़रिए बाहर निकालेंगे ताकि डायबॉलिक को लगे कि लूट का सारा माल इस ट्रक में है, जबकि असली माल दूसरी खटारा गाड़ी में होगा। और रूट प्लान के मुताबिक रास्ते में एक सुरंग आती है। गाड़ी जैसे ही उस सुरंग में जाएगी तो डायबॉलिक जो हमारे पीछे आ रहा होगा उसे हम घेर कर पकड़ लेंगे। जैनको को प्लान काफ़ी पसंद आया और अगले दिन ही उसने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया। उसने अंडरवर्ल्ड के अंदर अपने एजेंट के ज़रिए ये बात फैला दी कि लोकेशन पुलिस
वर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्टिया से मिलने गया और बोला कि मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकूंगा क्योंकि उस दिन मुझे डायबॉलिक को पकड़ना है। और रही बात नेकलेस के सिक्योरिटी की, तो वो मैं अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजूंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब प्लान को अंजाम देना था। दूसरी तरफ एल्टिया ने पार्टी मेकअप के लिए शहर की सबसे काबिल आर्टिस्ट को बुलवाया और पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ मिशन के लिए टीम तैयार की गई और उन्हें डायबॉलिक को पकड़ने का पूरा प्लान बताया गया। इसके बाद ऑफिसर ने पूछा, असली माल वाली गाड़ी कौन चलाएगा? तो वो खटारा वैन चलाने के लिए रोलर कहता है कि ये वैन वो खुद चलाएगा ताकि मुझे अपनी गलती ठीक करने का मौका मिल सके। जबकि एजेंट अलीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोलर उसके लिए नहीं मानता और ख़ुद उस गाड़ी को चलाने का फैसला करता है। सारा माल एक आम सी गाड़ी में डाल दिया गया और तमाम ऑफिसर मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। ऑर्डर मिलते ही खाली वैन को काफ़ी सारी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया। थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली वो खटारा गाड़ी को लेकर दूसरी तरफ निकल पड़ा। अब पुलिस की गाड़ियां जैसे ही सुरंग में पहुंच गईं तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया और अचानक से पूरी सुरंग धुएं से भर गई। इस दौरान एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही पुलिस वालों ने उस पर गनें तान ली, मगर करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये तो एक पुतला है। दूसरी तरफ एल्टिया अपना नेकलेस पहनने के लिए जैसे ही अपना अलमारी खोलती है तो उसे नेकलेस नहीं मिलता। वो नेकलेस चोरी हो चुका है। अब हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे का रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसकी मुलाकात ईवा से हुई। खुलासा ये है कि ईवा ने एल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट बनकर उसका नेकलेस चुराया। गाड़ी में रोलर नहीं, शातिर चोर डायबॉलिक था। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि ये सब डायबॉलिक का प्लान था कि पुलिस को बेवकूफ़ बनाया जा सके। पुलिस से भागते वक्त जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जैनकू को लगे कि डायबॉलिक ने ईवा को धोखा दे दिया है और जैनकू ईवा की कही हर बात मान ले। जब ईवा चट्टान से नदी में कूदी थी तो वो एक खुफिया रास्ते से बचकर निकल गई थी। डायबॉलिक ने रोलर को जान से मार दिया था और उसका मास्क लगाकर पुलिस में उस जगह ले चुका था। इस तरह डायबॉलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया और अपना लूट का सारा माल वापस चुरा लिया। जब जैनकू को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह टूट गया कि वो ना तो डायबॉलिक को पकड़ सका और ना ही एल्टिया का नेकलेस बचा सका। फिर ईवा और डायबॉलिक ये माल चुरा कर शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। इसके साथ ही ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।